तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग रहेगी। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और इसमें आज की टॉपिक होगी रासायनिक संयोग के नियम या संयोजन के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि कुछ अभिकारक हैं, रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो जो रिएक्टेंट हैं यानी अभिकारक, वो जब कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना रहा है। तो अभिकारक में कुछ घटनाएं होती हैं कि अभिकारक में उपस्थित अणु में परमाणुओं के मध्य बंध जो होता है, जो बंध जिसकी वजह से दो परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाया हुआ है, जो बंध है, या फिर उसको हम लोग फोर्स भी कहते हैं, बल भी कहते हैं। तो जो बल है वो पहले टूटता है, तो पहली स्थिति, पहली कंडीशन यही होती है। उसके बाद, इस घटना के बाद कुछ नए तत्पश्चात कुछ नए बंध बनते हैं। अभिकारक में उपस्थित जो अणु है, अणु में परमाणुओं के मध्य जो बंध होते हैं, बल होते हैं, वो पहले टूटते हैं, तत्पश्चात कुछ नए बंध बनते हैं, जिसकी वजह से, इसकी के परिणामता, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, उत्पाद का निर्माण होता है। इसको भी छोटा कर देता हूं। उत्पाद का निर्माण। तो पहले क्या होता है, वो बंध और बल टूटेगा, नए बंध और बल बनेंगे, और क्या बनेगा, उत्पाद का निर्माण होगा। तो इसी उत्पाद के निर्माण में, माने कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो संयोजन हो रहा है, जो नए बंध बन रहे हैं, उससे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अपरिवर्तित होते हैं, या कुछ ऐसे नियम हैं, उन नियमों को हमको इसी रासायनिक संयोग के नियम में ही पढ़ना है कि कौन कौन से नियम होंगे। तो ये जो इसकी जो घटना है,
तो ये जो नियम है, इसी से जो नियम बनाए गए हैं, इसी को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। अब सवाल है कि वो कौन कौन से नियम हैं। तो वो अभी के लिए 4 नियम बनाए गए हैं और 3 नियम हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें रासायनिक संयोजन के नियम में 4 नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मास कन्वर्जेंस, क्या कहते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। और चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अनुपात का नियम, ये 4 नियम हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों को 3 नियम और पढ़ने हैं। कौन कौन सा नियम है? नंबर 1, गैल-उसेक के गैसी आयतन संबंधित नियम। छठा है बर्जीलियस की अवधारणा। बर्जीलियस कैसे लिखेंगे? हाँ, ऐसा अल्लाह पे। बर्जीलियस की परिकल्पना, परिकल्पना। और 7वां है एवो गैड्रो का नियम। और इसमें भी हम लोगों को एक नियम पढ़ना है, तो चाहे 8वां मैं कह दूं, चाहे इन 4 नियमों के बाद उसका नियम कहूं, 5वां, फिर 6ठा, 7वां, 8वां। तो वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
तो ये है आपका रासायनिक संयोजन के नियम, है ना। तो अब हमको एक एक करके जानना है, हम इस पे चलते रहेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया था और ये किसने दिया था। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी हम नियम पढ़ेंगे, कुछ विशेष बातें किसके लिए, नोट्स बनाते समय नंबर 1, किसने दिया, ये नियम किसने दिया, वह कब दिया, इसका वर्णन करेंगे। ठीक। नंबर 2, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा अगर दो प्रकार की, आपकी परिभाषा और किताब की परिभाषा दोनों अलग अलग आ रही है। आपकी परिभाषा जैसे मैं जो अभी बता रहा हूं उसके बाद जो आपने सीखा, और किताब की परिभाषा अगर एक ही है तब तो ठीक है, तो एक ही लिखिए। तो अगर दो है तो अपनी वाली परिभाषा भी लिखिए और किताब में जो दिया गया वो भी परिभाषा लिखिए अथवा करके। इसको लिख सकते हैं आप अथवा करके। ठीक, दोनों। अब तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल जरूर लिखें। ठीक। और लास्ट चौथा पॉइंट, नियम से संबंधित कोई न्यूमेरिकल, जैसे आज आपने देखा था द्रव्यमान संरक्षण पे न्यूमेरिकल आया था कि नहीं, है ना। उसमें 4.4 ग्राम आंसर आया था, है ना। कितना था उसमें, क्या बताया गया था, जो है कुछ याद होगा आप लोगों को कि 8.6 ग्राम को, है ना, 6 ग्राम में मिलाया गया और 10 ग्राम वो बनता है तो कितना ग्राम जो है बनेगा, तो वो आया था ना। तो इस तरीके से ये 4 चीजें आप हर एक नियम में लिखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी, स्थिर अनुपात में भी, गुणित अनुपात में भी, व्युत्क्रम में भी, गैलोसैक, बर्जीलियस, एवोगाड्रो, डाल्टन। बर्जीलियस या इन चारों में नहीं लिखेंगे चलेगा, इन चारों में तो जरूर लिखना है। ठीक, ये चारों के लिए तो स्पेशल है। तो सबसे पहला हेडिंग कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सीधी सीधी इस बात है, द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यानी जो, अब देखो हमको रिएक्शन वाला पढ़ना है, इसलिए तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखवा दिया कि आप रिएक्शन समझ लीजिए। उसमें आपने अभिकारक, उत्पाद, सबका संकेत, प्रतीकात्मक चिन्ह, कैसे क्या लगता है, वो सब आपने जान लिया। अब आपने देखा अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद भी बन सकता है। क्या क्या घटनाएं होती हैं, पुराने जो अभिकारक में जो बंध है, जैसे कोई भी अणु ले लीजिए, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, बताइए। जैसे CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2। तो इसका मतलब कि CH4 में जो C और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है वो सब टूट जाए, ऑक्सीजन में भी जो बॉन्ड बना है वो भी टूट जाए, और क्या बने, क्या बने। तो देखिए सब कैसे टूटेगा, CH4C प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H, ये टूट जाए। ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन टूट जाए। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या। अब इसमें क्या होगा, ये जो नए बॉन्ड हैं कार्बन
और उसके साथ 2 ऑक्सीजन, क्या बना लेगा? CO2। ठीक, CO2। उसी तरीके से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बना लेगा? H2O। उसी तरीके से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बना लेगा? H2O, है ना। तो बॉन्ड टूटेंगे फिर नए बॉन्ड बन जाएंगे, और नए बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेगा। अब इसमें द्रव्यमान जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि अगर जितना ग्राम CH4 लिए थे, जितना ग्राम ऑक्सीजन लिए थे, उन दोनों का ग्राम अगर जोड़ देंगे तो वही उतने ही ग्राम के बराबर होगा, उतने नए ग्राम बनेंगे। ग्राम कहीं नहीं जाएगा, वजन भार उसका क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक, यही नियम किसने बताया? क्या बताया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या बताया गया है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अभिकारक और उत्पाद। दूसरा आपको मिल जाएगा इसमें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी डिफिनेशन क्या है, बुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें न, अब हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाले एग्जाम्पल में कुछ नए पदार्थ जो है वो खत्म हो जाना है, CH4 खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, और कुछ नए पदार्थ CO2 बन गया, H2O बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में। तो यानी कि वो नियम हमारा बन जाएगा कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्य को ही क्या कहा जाता है? द्रव्य को ही तो पदार्थ कहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, किंतु उसे एक रूप से दूसरे रूप में या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी आपने जो एग्जाम्पल लिया था CH4 + O2 = 2O2, CO2 + H2, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2H2O है। अगर मैं इसका 16 ग्राम लूं और इसका मैं 64 ग्राम लेता हूं, ठीक, अगर मैं इसे 16 ग्राम लूं और इसे 64 ग्राम लूं तो टोटल कितना हो जाएगा? हाँ, टोटल कितना हुआ? 80 ग्राम। और अगर ये 44 ग्राम बन रहा है तो बताओ ये कितना बनेगा? 36 ग्राम। वेरी गुड, है ना। तभी ना दोनों का जोड़ के कितना होगा? 80 ग्राम। सिंपल सी बात है, द्रव्यमान कहीं नहीं जाएगा। ठीक, अगला नंबर 2 क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी अभिक्रिया हम देख रहे हैं, अभी जस्ट इसी में हमने देखा है कि अभिक्रिया, उसमें जो उत्पाद है CO2, ये चाहे इस अभिक्रिया में बने और चाहे जिस अभिक्रिया में बने और चाहे जहां बने। जैसे हम जो गैस छोड़ रहे हैं, सांस लेते हैं फिर जो गैस छोड़ते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं वो सभी का फॉर्मूला CO2 ही होगा। यानी कि कार्बन 1 होगा तो ऑक्सीजन उसके सापेक्ष 2 गुना होगा। सीधी सी बात है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या बता रहा है कि कोई भी तत्व, कोई भी द्रव्य
या पदार्थ कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी द्रव कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी बनाया जा रहा हो या प्राप्त किया जा रहा हो, बनाया जा रहा हो या प्राप्त किया जा रहा हो, उसमें स्थित परमाणुओं, जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तत्वों का अनुपात सदैव कैसा होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, तो H2O में कहीं पे भी रहे हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, मान लो 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16, तो आप 2:1 या फिर 2:16 या 1:8 बता सकते हैं उसके द्रव्यमानों का, उसके परमाणु भार के सापेक्ष। अब मेरे कहने का सेंस है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसी से मिलके क्या बनेगा, H2O बनेगा हमेशा, चाहे जहां पे भी बने, चाहे जिस रिएक्शन में बने। अब इस रिएक्शन में भी जो बन रहा है H2O, चाहे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आके जाए कहीं पे भी, चाहे नदी, तालाब, समुद्र के पानी से भी H2O निकाल लीजिए, बरसात के पानी से भी जो H2O निकाल लीजिए, पृथ्वी में H2O निकल रहा हो या चंद्रमा पे H2O निकल रहा हो, उन सब का फार्मूला H2O ही होगा। समझ आया कि नहीं, वो स्थिर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम। ये गुणित अनुपात का नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम देखिए, समझिए। मान लीजिए कोई एक नया पदार्थ बना हुआ है, नया अणु, अपने एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी अणु, कौन सा, CH4। अब CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन है, बड़े ध्यान से समझना। CH4 में कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, CH4। अब इन दोनों में से कोई एक तत्व लीजिए, लेकिन दूसरा तत्व बदल दीजिए और एक नया अणु बनाइए, CO2। तो कार्बन और ये देखिए, कार्बन और कार्बन, यह है मेथेन और यह है CO2। जब अगर CH4, C और H मिलके CH4 बना रहा है और C और O मिलके CO2 बना रहा है, तो निश्चित तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वही रेशियो बनाएंगे जो इसमें उपस्थित है। जैसे इसमें कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, तो दोनों का रेशियो कैसा होगा, 4:2, है ना, या 2:1, या इसी को कहते हैं H2। एग्जाम्पल के तौर पर, जब किसी एक अणु में A व B तत्व मिलकर, या A व B तत्व मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं,
बी व सी मिलकर दूसरे अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो ए व सी मिलकर वैसे अणुओं का निर्माण करेंगे जिनमें उनका अनुपात समान हो, बराबर हो। अगर इसमें सेम स्थिर है, इसमें भी सेम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 बना रहा है। इन दोनों में से किसी एक को पकड़िए, जैसे हाइड्रोजन H2O, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके NH3 बना रहा है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहा है। तो अब सवाल है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा। इसमें बस आपको शर्त क्या रखनी है कि दोनों जो तत्व है, जैसे इसमें कार्बन और कार्बन दोनों समान है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2 है ना, इसमें 3, इसमें, तो ये दोनों कैसे बराबर होंगे जब आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और इसमें 3 से गुणा कर देंगे। जब इसमें अब 6 हाइड्रोजन हो गया, तो अब जो नाइट्रोजन है वो 2 है और ऑक्सीजन, तो नया अणु कैसे बनेगा, N2O3 बनेगा। क्लियर। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। कौन सा नियम है ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। कौन सा है ये, गुणित अनुपात का नियम नहीं है। ये कौन सा नियम है, पक्का? मुझे तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम लग रहा है। ये कौन सा है, यहां पे हम लोग सुधार लेंगे। ये कौन सा नियम है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गुणित अनुपात का नियम मैंने स्किप कर दिया। ये कौन सा है, चौथा नंबर। कौन सा है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जबकि गुणित अनुपात का नियम क्या है, आइए देख लेते हैं। नंबर 3, व्युत्क्रम अनुपात का नियम समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी ए बी के साथ अणु बना रहा है, बी सी के साथ अणु बना रहा है, तो ए भी सी के साथ वैसा ही अणु बनाएगा जिसमें तीनों के अनुपात क्या हो, समान हो। समझ में आया कि नहीं आया? आइए देखते हैं तीसरा, गुणित अनुपात का नियम। गुणित में कौन सा मात्रा रहेगा, गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात का नियम क्या है, अगर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर कोई अणु बना रहे हैं और वो अणु 2 या 2 से अधिक है, वो कैसा है, 2 या 2 से अधिक, तो उसमें एक जो तत्व है वो स्थिर होगा और दूसरे तत्व का जो अनुपात होगा वो क्रमशः सरल गुणक में बढ़ता चला जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, 2 अणु बनाता है, H2O और H2O2। तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखिए सेम है, H2 और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो सरल गुणक में बढ़ रहा है कि नहीं, पहला। दूसरा और कोई एग्जांपल लीजिए, कार्बन व ऑक्सीजन। कार्बन व ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं, CO और CO2। बताइए CO स्थिर है कि नहीं है, C स्थिर है और ऑक्सीजन क्रमशः बढ़ रहा है, एक में 1 है तो दूसरे में, समझ आया क्या? तो कहीं भी 2 अणु होगा, उसकी जो नए अणुओं का जो निर्माण होगा वो उसकी जो गुणा होगा वो सरल गुणक में बढ़ता चला जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, कौन सा, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का। इसके 5 अणु मिलते हैं, N2O2 सॉरी N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक, नाइट्रोजन सब में स्थिर है,
और ऑक्सीजन क्रमशः। क्लियर? तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। समझ में? चलिए, 7वां नियम कौन सा है? हाँ, 7वां कि 5वां? गैल-उसेक का आयतन संबंधित नियम। कोई भी अभिक्रिया लीजिए, उसमें अभिकारक और उत्पादों का जो आयतन होगा वो स्थिर होगा। कैसा होगा? होगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए। अंशुल, C3H2 7 अपन, क्या बोल रहे हो? और कुछ बोलिए भैया। आइए ये CH4 वाला ही देख लेते हैं। और अब इसमें देखिए, इसका जो रेशियो होगा वो 1:2:1:2 होगा। CH4 का 1, O2 का 2, CO2 का 1, H2O का 2। अब इसका जो आयतन होगा वो इसी हिसाब से होगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये 10 ml है, तो आप कहेंगे ये कितना होगा, और ये कितना होगा, और ये कितना होगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, गैल-उसेक का आयतन नहीं, उन्होंने स्थिर बता दिया आयतन। जैसे अगर ये 5 लीटर है तो ये कितना होगा? 2.5 लीटर होगा। वेरी गुड। और ये कितना होगा? 5 लीटर ही होगा। और ये कितना होगा? 2.5 लीटर। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आया? आ जाएगा भी नहीं समझ में। गैल-उसेक ने बताया कि किसी भी अभिक्रिया में कोई भी आयतन आप देखेंगे तो वो सभी अणुओं के सापेक्ष जो उसका अनुपात होगा वो स्थिर होगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल बनाइए। 2H2O, यहाँ पे मैं देख लीजिए, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। हाँ, 2H2O प्लस O2 इक्वल टू, अच्छा वहाँ पे 2H2 है, तब तो यहाँ पे H2 होगा। बोलो हाँ है ना? ठीक। अब इसका रेशियो क्या बना? इसका रेशियो बना 2:1:2। कितना? अब मान लो ये कितना आयतन आप ले रहे हो, कोई भी ml में लेना चाहते हैं कि लीटर में? ml में। कितना? 10। ये कह रही है ये 10 ml है। अब आपको बाकियों को बताना, तो अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा? ये 2H2 है, तब ये 1 है, तो H2 हमेशा O2 का दुगना होगा, O2 H2 का आधा होगा। ये 10 ml है, ये कितना होगा? 5 ml है। बहुत सही। और ये कितना होगा? जितना H2 है उतना ही तो H2O भी है, तो जितना 10 ml है तो 10 ml होगा। या फिर O2 का दुगना H2O है, तो O2 कितना है, तो ये कितना होगा? हो गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा और समझिए, थोड़ा थोड़ा आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और कोई एग्जांपल लीजिए। N2 plus 3H2 gives us
2NH3। ml में लेना चाहते हैं कि लीटर में? लीटर में, चलिए ठीक है। कितना लीटर? किसे? N2 को कि H2 को कि NH3 को? किसी को भी एक ले लीजिए। किसको? H2 NH3 को। चलो ये कह रही है 20 लीटर। जब ये 20 लीटर NH3 होगा तो N2 कितना होगा? जबकि ये 2 है तो 2 का आधा कितना होगा? 10 लीटर। और जब ये 10 लीटर होगा तो H2 कितना होगा? अरे N2 का 3 गुना है। कब समझोगे? मुझे नहीं देखना है, इसको देखना है कि ये N2 कितना है 1 और ये 3। तो जब ये 10 है तो ये 30 होगा। क्योंकि इनका रेशियो 1:3:2 है। अगर ये 50 तो ये 150, अगर ये 60 तो ये 20। हमको आपस में उसके अणुओं की संख्या देखो, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1, इसके आगे कुछ नहीं इसके आगे 1। अब उसी हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। समझ आया कि नहीं? है ना? इसको गैलोसे का आयतन संबंधित नियम कहते हैं। ठीक, चलिए अब ये जो 3 टॉपिक बची हुई है, डाल्टन का परमाणुवाद और लेवासिए का और किसका? बर्जीलियस का और एवोगाड्रो। उनका तो हो गया ना, बर्जीलियस का और एवोगाड्रो का। 3 नियम है, डाल्टन का परमाणुवाद का नियम, बर्जीलियस की परिकल्पना और एवोगाड्रो की परिकल्पना। उसको देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।